चलिए, यानी जब हम गति कर रहे हों या गति करने की कोशिश करें, गति कर रहे हो या गति करने की कोशिश करें तो उसमें क्या होगा, आपको घर्षण जो है जनरेट होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। कहाँ? उन दोनों सतहों के बीच में। जैसे देखिए, एक ब्लॉक ये है और ये सरफेस है, ठीक। इस ब्लॉक को इस दिशा में हम कोई बल लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये उधर हम उसको चलाना चाहते हैं, उसको हम उधर की तरफ बल का प्रयोग कर रहे हैं, उस दिशा में आगे खिसकाने के लिए। तो इनके बीच में जो एक कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट आपको दिख रहा है, ये कांटेक्ट क्या होगा, ये कांटेक्ट जो है इस गति को अपोज करेगा, इस गति को अपोज करेगा, यानी ये क्या करेगा, इस दिशा में जो बल लग रहा है उस बल को न्यूट्रलाइज करने का, यानी उसको बराबर करने का कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इस दिशा में एक बल खुद ब खुद इन कांटेक्ट के बीच में डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। वो क्या होता है, खुद ही खुद उत्पन्न हो जाता है उस गति को अपोज करने के लिए, ठीक। तो ये जो बल होता है इसको हम लोग यहाँ पे F से डिनोट कर रहे हैं, और ये P से इधर कोई बल उसको खींच रहा है। तो ये जो F बल है, जो घर्षण बल है F, ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन R। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R, यानी समानुपाती होता है किसके, प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, R के, यानी F जो है किस पे, R पे डिपेंड करेगा। अब R क्या है सर? R प्रतिक्रिया है। ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट W वेट से इस सरफेस पे दबाव बना रहा है, जो नीचे वाली सरफेस है, ठीक है। और वो सरफेस जो है उतने ही अमाउंट का जो प्रतिक्रिया बल है वो इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, ठीक है। तो यही वो R जो है ये प्रतिक्रिया बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस के कारण, क्योंकि इस सरफेस को W वेट, सर आवाज फंस रहा है आपका पूरा। क्या हुआ, इस सरफेस को जो है ब्लॉक जो है जिस सरफेस पे वो अभी रेस्ट कर रहा है, उसको W वेट से नीचे की तरफ पुश कर रहा है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नेटवर्क सर, आवाज कट सकते आ जा रही है। आवाज अभी आ रही है? अभी आ रहा है। अच्छा, चलिए, थोड़ा जो ये स्पीड है उसको कम ही रखना पड़ेगा बोलने का। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रतिक्रिया बल है वो किसके कारण जनरेट होता है, ये जो भार है W उसके कारण, ठीक है। इस भार के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगता है, ठीक। और जो हमारा घर्षण बल है, इसी प्रतिक्रिया बल R पे डिपेंड करता है। R का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा। R का मान जितना कम होगा उतना ही वहाँ पे घर्षण कम होगा।
सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, ठीक। यहां पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ये ब्लॉक और ये सरफेस जस्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में है। हमने क्या किया, ऊपर से एक थ्रेड लिया, यहां पे एक हुक लगाया और इस हुक से इसको क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है। तो इसको, ये जस्ट कांटेक्ट में है, पूरी तरीके से इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगभग जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस जो है ऊपर से कांटेक्ट में है। तो ये ऑब्जेक्ट तो इस सरफेस पे कोई भार नहीं डाल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें जीरो हो गया। लेकिन थ्रेड में ये जो बंधा हुआ जो रस्सी है, इसमें आपको टेंशन है। तो इसको पुश करने में, जब हम इसको पुश करेंगे यानी स्विंग कराना हो इधर से उधर जब हम स्विंग करा रहे हैं इसको, तो क्या यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में हमें घर्षण महसूस होता है या नहीं? यहाँ पे जब ये सरफेस आपस में वो करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमें घर्षण कैसा महसूस होता है, कम, ज़्यादा या बिल्कुल नहीं। ये चीज़ हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना आप भार, जितना नॉर्मल रिएक्शन कम करते जाएंगे, यानी ऊपर जितना ये उठते जाएगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन कम होगा उतना आपको पुश करने में बल कम लगेगा। ऐसा महसूस किए हैं आप लोग कभी? कोई महसूस किया हो किसी के ऐसा टांग कर ऊपर ऐसे लटका दिया किसी हुक से, और फिर इसको अगर ये जमीन के पे अगर रखा हुआ है, हल्का टंगा हुआ है, तो उसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसको थोड़ा और ऊपर उठा दिया, फिर इधर उधर पुश करने में, इसको यानी झुलाने में, इधर उधर स्विंग कराने में कम बल लग रहा है। अगर ये पूरा का पूरा जमीन छोड़ के ऊपर लटक जाता है तो इसको और हल्का लगता है। जी सर, ऐसा होता है सर, जैसे झूला झूलने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर इस सरफेस पे ये कोई बल नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है, तो उतना ही बल ये सरफेस भी इस पे क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको लगाएगा, उतना ही बल ये सरफेस जो है इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाएगा आर और नीचे डब्ल्यू। अगर हम इसको ऊपर अगर हैंग कर दें, यहां से हमने क्या कर दिया, इसको हैंग कर दिया, लटका दिया, ठीक है, तो ये आर का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आ रहा। हाँ, अगर इस पे ये कम फोर्स नीचे लगाएगा, कम दाब अगर लगाएगा, दबाव अगर कम पड़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इन सरफेस के बीच में क्या होगा, घर्षण भी कम हो जाएगा। तो वही चीज है, ऐसा हम लोग देखते भी हैं, ऐसा हम लोग फील भी कर चुके होते हैं कि जब कोई भी चीज़ को ऐसे स्लाइड कराना होता है, स्विंग कराना होता है, तो उसको जब हम टांग कर रखते हैं और अगर ज़मीन में नहीं टच करता है तो आसानी से थोड़ा ही पुश लगाने पे वो आगे पीछे झूलने लगता है, और नहीं तो अगर ज़मीन पर अगर उसी चीज़ को यहाँ से वहाँ अगर स्लाइड कराना हो या झूलाना हो तो वहाँ पे ज़्यादा बल लगता है, जल्दी रुक जाएगा अगर झूला भी है तो। जैसे कोई बच्चा अगर इस पे स्विंग ही है, मान लीजिए इस पे कोई अगर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चा या कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको रोकने के लिए क्या लोग करते हैं, नीचे पाँव लगाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो घर्षण उसको ज़्यादा मिले और वो रुक जाए। तो
जब घर्षण हम ज़्यादा लगा, जब घर्षण ज़्यादा कब होगा, जब ये नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन जब इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। बोलिए सर आप पढ़ा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, ना आवाज आ रही है। दिख सर नहीं, आवाज बहुत कट रहा है सर। दिख नहीं रहा है। अच्छा, सभी के साथ प्रॉब्लम है, सभी को नहीं दिख रहा है सर आवाज बहुत कुछ रहा है। हाँ, आवाज बहुत कट रहा है सर आपका। अच्छा, अभी तो वीडियो भी कट जा रहा है। वीडियो भी कट जा रहा है। यस सर। यस सर। सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, सभी का आवाज कट रहा है कि सुनाई भी दे रहा है? हाँ सर, सबके साथ हो रहा है बस। यस सर। राकेश कुमार, यस सर। अच्छा, ऐसे जब टाइम अगर 10:40 होगा तो बता देना कोई, ठीक है? कोशिश करते हैं, देखें। ये फिगर दिख रहा है? यस सर। बड़ा करिए ना सर, फिगर बहुत छोटा दिख रहा है, स्क्रीन बड़ा करिए ना। मेरा स्क्रीन तो शायद बड़ा ही है, तुमको बड़ा करना पड़ेगा। तुम अपने मोबाइल को रोटेट करो और लार्ज करो, उस पर क्लिक करो। ओके सर। तब वो थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है? अपने स्क्रीन पे क्लिक यस कीजिए, सर। उसको स्क्रीन को थोड़ा इनलार्ज कीजिए तो बड़ा हो जाएगा। अमीना हमें बूढ़ी बूढ़ी चूल्हा क्या हुआ? कुर्सी है इसका कब है? हम्म, मतलब आई थिंक थ्योरी। ये किसका माइक ऑन हो रहा है भाई? अशोक अशोक है। अच्छा, सर कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? अशोक ही गाना गा रहा था विजय। अच्छा, गाना गा रहा है तो अच्छे से गाओ, गाना ही सुना दो। नहीं सर, गलती से कोई बच्चा था सर। अच्छा, तो बच्चा को बताओ कि अभी हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर बच्चा को गाने का शौक है तो एक दिन लेते, कभी कॉलेज खुलेगा तो लेते आना, यहाँ भी हम लोग भी सुन लेंगे। अच्छा चलिए, सूर्य खराब नहीं करेगा। कला कोई भी हो निखरनी चाहिए। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एफ
इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, ये म्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, स्थिरांक। और ये जो है रेशियो होता है किसका? घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, यहां से हम डेराइव कर सकते हैं म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, दैट इज घर्षण बल बटे घर्षण गुना घर्षण बल बटे प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इक्वल टू घर्षण गुणांक। ठीक है, और ये हर सरफेस के लिए म्यू का मान जो होगा, घर्षण गुणांक का मान जो होगा, वो सरफेस के लिए, किसी दो सरफेस के लिए, इन बिटवीन एनी टू सरफेस, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये उस सरफेस की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन और उनके बीच उत्पन्न घर्षण बल के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अगर कम होगा इन दोनों सरफेस के बीच में, तो घर्षण बल भी उसी के अनुसार कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ जाएगा तो घर्षण बल भी उसी के अनुसार इंक्रीज कर जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको मान लीजिए जैसे किसी चीज़ को अपने स्लैश पेपर से क्या करते हैं, उसको जंग वगैरह को जब साफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करके दबा कर उसको घिसते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उसका उन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जब वहाँ पे बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि घर्षण बढ़ जाएगा, और जब घर्षण बढ़ जाता है तो उनके बीच का जो जंग वगैरह जो लगा हुआ होता है सरफेस पे, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण जो है एक तरह का जो है कांटेक्ट बल है, कांटेक्ट फोर्स है, यानी किसी दो सरफेस के बीच में घर्षण तभी उत्पन्न होगा, पहला कि वो तो गति में हो, दोनों सरफेस एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में गति में हो या गति करने की कोशिश करे। दूसरा कि वो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में होंगी तभी उनका क्या होगा, जो है उनके बीच में गति करने की कोशिश करने पे या गति करने पे घर्षण उत्पन्न होगी। तो ये क्राइटेरिया म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, यानी म्यू का क्या वैल्यू है? म्यू इक्वल टू घर्षण बल बटे नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है डायरेक्ट आपको कब आ जाएगा? जब आपका सरफेस जो है प्लेन सरफेस पे हॉरिजेंटली प्लेन है, हॉरिजेंटल क्षैतिज के हिसाब से नॉर्मल वेट किधर लग रहा है? W, और नॉर्मल रिएक्शन आपको एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक नीचे डाउनवर्ड और एक अपसाइड। लेकिन अगर यहीं इंक्लिनेशन पे हो, इंक्लाइंड हो जाए सरफेस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आपको म्यू इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। कुछ कुछ क्लासेस में ये बताए थे म्यू इक्वल टू tan थीटा, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे वहाँ पे निकालने के लिए उसको। चलिए एक चीज पहले और बता देते हैं। ये मान लेते हैं ब्लॉक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए W R, ठीक है, इधर F और इधर P। उधर बल काम कर रहा है, इधर घर्षण बल दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है।
और ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल और नीचे की तरफ उसका वस्तु का भार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भार, ये बल, प्रतिक्रिया और ये घर्षण बल। अब देखिए ये जो दोनों बल है, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल, इसका अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो ये इस इधर आएगा, ये मान लेते हैं ये S, ठीक है। तो ये किसका किसका रिजल्टेंट बल है, F का और R का, घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया बल। तो ये जो एंगल बनाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। थीटा क्या हो गया, घर्षण कोण। क्या लिखे सर, घर्षण कोण, हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। तो ये घर्षण कोण किसके किसके बीच में बना, घर्षण कोण नॉर्मल रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल के रिजल्टेंट जो बल निकला उसके बीच में, यानी यहाँ पे हमने उससे क्या डिनोट किया है, एस से, उसको ये परिणामी बल है किसका, आपका एस क्या हो गया, एस इक्वल टू एफ प्लस आर। तो वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा इसको। यानी ये बल क्या होता है, बल एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि को हम लोग किससे, ट्रायंगल लॉ से, त्रिभुज के नियम से या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम से हम उसको ऐड करते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि एस जो है घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल है, और इस परिणामी बल और प्रतिक्रिया बल के बीच में जो कोण बनेगा वही कोण कहलाता है घर्षण कोण। आर्यन शिवम झा, चलिए ठीक है। तो इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण गुणांक, चलिए यहाँ पे तो अभी घर्षण गुणांक नहीं निकालते हैं, पहले इतना तो समझ जाइए कि ये आपका घर्षण बल हो गया। क्यों, क्योंकि बल इस साइड की तरफ लग रहा है, बल अगर इधर लग रहा है तो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है। ये क्या हो गया, भार, यहाँ पे आपका भार के अपोजिट ऊपर के साइड प्रतिक्रिया बल, और ये एस जो है ये प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल का परिणामी बल है। एस जो है परिणामी बल है किसका, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल, और परिणामी बल एस और ये आर के बीच में यानी प्रतिक्रिया बल के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कहलाता है आपका घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है इसको हम लोग यहाँ पे सीमांत घर्षण बल ही लेते हैं। तो इसको अगर स्टेटमेंट के तौर पे लिखना चाहें तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया
के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक, इस स्टेटमेंट को थोड़ा बोर्ड के दूसरे साइड हम लिख दे रहे हैं। सर क्या क्या बोले सर? लिख दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल तथा अभिलंब लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, नहीं दिख रहा। साफ से नहीं दिख रहा है सर। चलिए तो बोल दे रहे हैं। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इसका केवल इन दोनों परिणामी बल को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जो ये सेटअप है जिसका ये रिजल्टेंट फोर्स है उसको ड्रॉ कर रहे हैं और उसके हिसाब से टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये था आर एफ, तो इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं और ये जो होगा इसका लीडिंग, ये डायगोनल, ये आपको उस एस को बताएगा। और ये आपका हो गया थीटा। घर्षण कोण। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो ये अगर F है तो ये भी F हो जाए और ये तो आपका कितना है R है। तो टेन थीटा अगर यहाँ पे निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। तो इसके सामने लंब क्या हो गया, ये F और आधार R।
तो F/R क्या होता है? घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर क्या होता है? अभी सर इसका कांस्टेंट होता है सर म्यू। म्यू इक्वल टू म्यू। तो घर्षण कोण टेन थीटा, घर्षण कोण का टेन थीटा, टेन इक्वल टू म्यू। ये दूसरा रिलेशनशिप है, म्यू इक्वल टू F/R और टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो यहां से क्या पता चला? घर्षण गुणांक बराबर टेन थीटा, घर्षण गुणांक बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे तीन रिलेशन आपको मिले, म्यू इक्वल टू F/R और इक्वल टू टेन थीटा। दोनों रिजल्ट को एक साथ कर दिए। म्यू इक्वल टू F/R इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? घर्षण कोण, F क्या है? सीमांत घर्षण बल, R क्या है आपका? प्रतिक्रिया बल, और म्यू घर्षण गुणांक। ठीक है। अब हम लोग एक चीज और निकालते हैं, S परिणामी बल। ठीक है, S परिणामी बल। तो इन सबको मिटा रहे हैं। यस सर। ऐसे इसका वीडियो भी एक दो दिन में अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे स्क्रीन वगैरह जो धुंधला आ रहा है सो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है तो स्क्रीन में रिकॉर्ड वो नहीं, धुंधला नहीं रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, म्यू का रिलेशनशिप दो आ गया, म्यू इक्वल टू F/R इक्वल टू टेन थीटा। अब हमको निकालना है ये S। तो सर टाइम हो गया थ्योरी क्लास में। क्या हुआ? थ्योरी का क्लास है सर 5 मिनट के बाद। 5 मिनट बाद 10:40 हो गया है। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, बस एक चीज रह गया है उसको बता देते हैं। 10:45 में थ्योरी का क्लास ना। हाँ सर, अभी 5 मिनट है सर। बस 1 मिनट मुझे लगेगा। परिणामी बल S बराबर √F² प्लस R²। ठीक है, F की जगह क्या रख सकते हैं? F की जगह म्यू इक्वल टू F/R होता है, तो F इक्वल टू म्यू R। F की जगह म्यू R रख के म्यू R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? S इक्वल टू सर क्या क्या लिखे हैं नहीं दिख रहा। S इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखा है? S इक्वल टू F² प्लस R²। F² प्लस R²। यस सर। दिखा अब? हाँ सर। जब सेटल होगा तब थोड़ा दिखता है, हम जब हाथ चलाते रहते हैं तब नहीं दिखेगा, इसलिए हमको लिख के थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ से R बाहर निकाल लेंगे, R इक्वल टू 1 प्लस μ²। ठीक है, S इक्वल टू R √F²
1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका एस का वैल्यू क्या हो गया फाइनल, एस इज इक्वल टू आर रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला है। ये तीसरा फॉर्मूला है और एक दो फॉर्मूले और आएंगे और उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा घर्षण फॉर्मूला के हिसाब से। थोड़ा बहुत थ्योरी रह जाएगा तो हम लोग बाद में लेंगे। चलिए अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और थ्योरी के क्लास में जुड़ जाइए। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।